राष्ट्रपति के अभिभाषण से संसद के बजट सत्र की हुई शुरुआत। राष्ट्रपति ने पिछले 10 वर्षों में सरकार के कार्यों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने बजट सत्र से पहले मीडिया को किया संबोधित। कहा, ये बजट सत्र सभी सांसदों के लिए सकारात्मक पदचिन्ह छोड़ने का एक अवसर और देश में महिला सशक्तिकरण को सराहा। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए अहम फैसले और विधानसभा का बजट सत्र आगामी 20 फरवरी से। और आयुष्मान भारत योजना गरीब व जरूरतमंद लोगों के लिए हो रही है वरदान सिद्ध। योजना के लाभार्थियों को इलाज में मिल रही है सुविधा। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। संसद का बजट सत्र आज दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि नए संसद भवन में एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक देखने को मिली। नए संसद भवन में राष्ट्रपति के पहले अभिभाषण के दौरान उन्होंने कहा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर झंडा फहराने वाला भारत पहला देश बना है। उन्होंने कहा कि पिछला साल ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा और महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित की गई। G20 सम्मेलन का सफलता से आयोजन किया गया। गणतंत्र दिवस परेड भी नारी शक्ति के लिए समर्पित थी। इस परेड में दुनिया ने हमारी बेटियों के सामर्थ्य की झलक देखी। मेरी सरकार ने जल, स्थल, नभ और अंतरिक्ष हर तरफ बेटियों की भूमिका का विस्तार किया है। हम सब जानते हैं कि महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता के क्या मायने हैं। मेरी सरकार ने महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। आज लगभग 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ चुके हैं। इन समूहों को 8 लाख करोड़ रुपया बैंक लोन और 40,000 करोड़ रुपया की आर्थिक सहायता दी गई है। राम मंदिर के निर्माण का सपना साकार हुआ और देश में करीब 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले व मिशन मोड में सरकारी नौकरियां दी गई हैं। संसद से 3 तलाक के विरुद्ध कानून बनाया गया और अनुच्छेद 370 को हटा इतिहास बनाया गया है। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। आज वो इतिहास हो चुकी है। इसी संसद ने 3 तलाक के विरुद्ध कड़ा कानून बनाया है। इसी संसद ने हमारे पड़ोसी देशों से आए पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिक देने वाला कानून बनाया। मेरी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन की भी लागू किया, जिसका इंतजार 4 दशकों से था। OROP लागू होने के बाद अब तक पूर्व सैनिकों को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए मिल चुकी है। भारतीय सेना में पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति भी हुई है। सरकार के कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि आज देश में स्टार्टअप की संख्या बढ़कर 1 लाख से अधिक, मोबाइल विनिर्माण में 5 गुना बढ़ोतरी, देश में रक्षा उत्पादन 1 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है। ITR की संख्या बढ़कर 8 करोड़ के पार पहुंच गई है। डिजिटल इंडिया से रिकॉर्ड लेन देन हुआ है। UPI से 18 लाख करोड़ रुपए का लेन देन किया गया है। सरकार का खेती को अधिक लाभकारी बनाने पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पहली बार कृषि निर्यात नीति बनाई गई है। 1300 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया गया। सरकार ने रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखा व बैंक प्रणाली मजबूत हुई है। 22 जनवरी को देश ऐतिहासिक पड़ाव का साक्षी बना। लंबी प्रतीक्षा के बाद रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। उन्होंने कहा कि नया संसद भवन भारत की ध्येय यात्रा को निरंतर ऊर्जा देता रहेगा। उन्होंने कहा कि दुनिया को भारत पर विश्वास है और भारत विकास के राह पर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जिन सांसदों ने संसद में सकारात्मक योगदान दिया है उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा, पर संसद की कार्रवाई में व्यवधान उत्पन्न करने वालों को कोई याद नहीं रखेगा।
संसद के बजट सत्र की शुरुआत से पहले आज संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जो सांसद हंगामा करने और संवैधानिक मूल्यों को नीचा दिखाने में लगे रहे, वे वर्तमान लोकसभा के अंतरिम सत्र में अपना आत्म अवलोकन जरूर करें। उन्होंने कहा कि ये बजट सत्र उनके लिए एक अवसर है। गत 10 वर्ष में जिसको जो रास्ता सूझा, उस प्रकार से संसद में सबने अपना अपना कार्य किया। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिनको आदतन हुड़दंग करने का स्वभाव बन गया है, जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं, ऐसे सभी माननीय सांसद आज जब आखिरी सत्र में मिल रहे हैं, तब जरूर आत्मनिरीक्षण करेंगे कि 10 साल में उन्होंने क्यों किया। अपने संसदीय क्षेत्र में भी 100 लोगों को पूछ ले, किसी को याद नहीं होगा, किसी को नाम भी पता नहीं होगा जिन्होंने इतना हुड़दंग हो हल्ला किया होगा। प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपना बेहतरीन प्रदर्शन करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतरिम बजट नारी सशक्तिकरण के साक्षात्कार का पर्व है। उन्होंने कहा कि विरोध का स्वर तीखा क्यों न हो, सदन में उच्चतम विचारों को हमेशा याद रखा जाएगा। बजट सत्र का आरंभ हो रहा है, तब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का मार्गदर्शन और कल निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इंटरिम बजट एक प्रकार से ये नारी शक्ति के साक्षात्कार का पर्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस नई संसद के पहले सत्र के दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ और संसद ने गरिमापूर्ण फैसला लिया था। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को देश ने कर्तव्य पथ पर महिलाओं की शक्ति और वीरता को देखा। कुछ लोग आदतन हुड़दंग करते हैं, ऐसे लोग अपना आत्मनिरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि आज राष्ट्रपति के मार्गदर्शन और कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अंतरिम बजट को पेश करना महिला सशक्तिकरण के उत्सव के समान है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल अंतरिम बजट संसद में पेश करेंगी। बजट में आम लोग क्या चाहते हैं, इसको लेकर भिवानी के निवासियों ने विभिन्न क्षेत्रों में कैसा हो बजट, इसको लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। लोगों ने कहा है कि चिकित्सा के क्षेत्र में उन्हें बजट से उम्मीद है कि सरकार जीवन रक्षक दवाओं को और सस्ता करेगी। अस्पताल, बिस्तर, बेड व दवाइयां सस्ती की जाएं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जो आयुष्मान योजना चलाई वो अच्छी है। उन्होंने कहा कि सरकार को शिक्षा व स्वास्थ्य को लेकर बजट में विशेष प्रावधान करना चाहिए, जिससे राष्ट्र का निर्माण हो सके। बजट को लेके हमें काफ़ी उम्मीदें हैं और सरकार से बार बार ये कह रहे हैं कि थोड़ा सरकार हेल्थ सेक्टर पे भी ध्यान दे, क्योंकि जो टेस्ट वगैरह हैं इनके रेट बहुत हाई हो चुके हैं। तो जो एक गरीब आदमी किसी भी हॉस्पिटल में जाता है तो उसके टेस्ट वगैरह जो लगते हैं उसके रेट काफ़ी आए हैं, दवाइयों के रेट भी काफ़ी आई हैं। तो सरकार को दवाइयों के और टेस्ट के रेट थोड़े से डाउन करने चाहिए। स्वास्थ्य के लिए अच्छा सिस्टम, ये सेवाएं हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा कम पैसे में उपलब्ध कराई जाएं, तो हम बजट में यही आशा करेंगे कि बजट अच्छा है। महंगाई की तराई हो रही है, हम महंगाई के ऊपर भी ध्यान देना चाहेंगे। सरकार बार बार कह रही है कि पेट्रोल के दाम 8 से 10 रुपये डाउन करने जा रहे हैं, लेकिन ये सुनते सुनते हमें 6 महीने हो गए। जीएसटी है 18% लगता है। महंगाई ज़्यादा होने के कारण कस्टमर हमारे ये प्रोडक्ट खरीदने में आजकल असमर्थ होता है। तो इस हमारी मांग ये है सरकार से, तो इलेक्ट्रिक उत्पादों पे जीएसटी थोड़ा कम करे सरकार, ताकि आम आदमी भी ये इलेक्ट्रिक खरीदने में अपनी
भूमिका निभा सके। किचन को लेके तो हम यही मांग करेंगे कि थोड़ा सा हर चीज़ में रेट को कम किया जाए, जैसे गैस हो गई और राशन पानी के सामान में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है तो उसको भी कम कर दिया जाए, जैसे गैस के रेट को भी कम। कल पेश होने वाले बजट को लेकर कैथल के लोगों ने कहा कि इस बजट से उन्हें बहुत उम्मीद है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए आकर्षक और जनहितैषी बजट लाएंगे। वहीं किसानों ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के हितों के लिए अनेकों लाभकारी योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को आधुनिक एवं जैविक खेती से जोड़ने के लिए आधुनिक उपकरणों पर अधिक से अधिक सब्सिडी देने की घोषणा करे ताकि देश का युवा नौकरी के लिए विदेश ना जाए। कैथल के चार्टर्ड अकाउंटेंट रतन बंसल ने कहा कि सरकार द्वारा इनकम टैक्स सीमा को बढ़ाकर कम से कम 4 लाख रुपए करने पर ध्यान देना जाना चाहिए। सबसे पहले गवर्नमेंट की जो 2.5 लाख रुपए की बेसिक लिमिट चली हुई है, इसमें हर एक आदमी ये एक्सपेक्ट करता है कि इसको, ये काफ़ी साल से कोई चेंज नहीं हुआ, इसको बढ़ाकर कम से कम 4 लाख रुपए किया जाए। दूसरा, स्टैंडर्ड डिडक्शन एम्प्लॉयज़ को 50,000 रुपये की मिलती है, 50,000 रुपये की मिलती है, ये भी काफ़ी टाइम से एक ही चली हुई है, इसको बढ़ाकर भी 1 लाख रुपये किया जाए। नंबर 3, इसमें ATC में जो डिडक्शन आदमी सेविंग करता है, LIC करता है, फिर समृद्धि सुकन्या में लगाता है, PPF में लगाता है, लॉन्ग टर्म सेविंग करता है, इसकी लिमिट 1.5 लाख रुपये चली है, इसको बढ़ाकर भी हर एक आदमी एक्सपेक्ट करता है कि उसको बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये किया जाए। किसानों के हित में एक ऐसा बजट लेके आए कि जिससे आने वाले युवाओं को एक रोजगार की एक अच्छी उम्मीद मिले। जैसे कि मैं एक छोटे से गांव से हूं और मैं कहता हूं कि इतनी सब्सिडी भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने दी है, जिसके लिए मैं उसका धन्यवाद भी करना चाहूँगा। और मैं मान के चलो कि मेरे पास मात्र 4 एकड़ ज़मीन है और जिसके अंदर मुझे करीब 50 से 55 लाख रुपए केंद्र सरकार ने सब्सिडी के रूप में मशीनों के लिए दिया है। और जिस तरह हमारी मोदी सरकार काम कर रही है, ऐसा बजट हमारे लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को मिले जिससे कि हम नई नई मशीनों का प्रयोग कर सकें। अब हम ये प्रार्थना करते हैं कि छोटे व्यापारी जो हैं, पिछले कोरोना के काल के टाइम से जो हैं वो पूरे दब से गए हैं। कोरोना काल से कुछ उसके बाद जो है ऑनलाइन सिस्टम भी हो गया, ऑनलाइन सिस्टम की परचेजिंग से लोगों का ध्यान बट गया है और छोटे व्यापारी जो है वो दबते चले जा रहे हैं। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं, प्रधानमंत्री महोदय से ये आग्रह भी करते हैं कि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा राहतें दें। सीनियर सिटीज़न के रूप में तो मैं ये कहूँगा कि जो एक योजना कोरोना काल से पहले सीनियर सिटीजन्स के लिए थी कि सरकार तीर्थ यात्रा के लिए इन बुज़ुर्गों को कुछ रियायत देती थी रेलवे में, वो कोरोना काल में बंद कर दी गई थी। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सरकार उसे रिवाइव करे, क्योंकि बुज़ुर्गों के लिए इतनी दूर आना जाना इतना आसान नहीं होता और ना ही उनके पास इतने साधन होते हैं। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में संपन्न हुई। बैठक से पहले भारत के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा गया। शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा विधानसभा का आगामी बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने शहीदों के 18 आश्रितों को नौकरी देने की स्वीकृति प्रदान की है, जो किन्हीं कारणों से समय पर नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सके। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार किसान को अपने खेत से स्वयं के उपयोग के लिए भरत हेतु उठाई जाने वाली मिट्टी की रॉयल्टी 200 रुपये अब नहीं देनी होगी और न ही सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता होगी। उन्हें मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जानकारी अपलोड करनी होगी। सरकार ने निर्णय लिया है कि 20 फरवरी से 6 मार्च तक बजट सेशन रहेगा और वैसा जैसे आपने पता ही है कि जब कमेटी बैठती है तो वो उसका निर्णय करती है। BAC जब बैठेगी तो उसमें कुछ भी फेरबदल होगा तो थोड़ा बहुत निर्णय हो करेगी। हमारे 18 शहीद ऐसे हैं जिनके परिवारों को उस समय जो लाभ उनको मिलना चाहिए था वो लाभ उनको नहीं मिला था किसी कारण से, यानी कि उस समय परिवार में कोई ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं था कि उसको लाभ मिल सके, या बच्चे बहुत छोटे थे या बच्चे बाद में हुए उसके बाद। तो ऐसे 18 लोगों को आज लाभ देने का काम सरकार ने किया और उसको
कहा है कि उनको जो उनको लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ अब सरकार उनको देगी। कि किसान कहते थे कि भाई हमें अपने ही खेत से मिट्टी उठा के अगर भराव करना पड़ता है तो उसमें हमें समस्या है, तो सरकार ने आज निर्णय लिया कि कोई भी किसान अगर अपने खेत से अपने लिए मिट्टी उठाता है तो उसको ऑफिस में आने की जरूरत नहीं, जो 200 रुपये की रॉयल्टी है वो भी उससे नहीं ली जाएगी, और उसके साथ साथ वो पोर्टल पे जाएगा और वहीं से अपनी मंजूरी ले लेगा। उसकी मंजूरी जो है पोर्टल से ही जनरेट हो जाएगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम को 1500 करोड़ रुपए के ऋण की स्वीकृति प्रदान की गई है। निगम के पास लगभग 14,000 करोड़ रुपए का ऋण था, जो अब घटकर 4,000 करोड़ रुपए रह गया है, जो कि आने वाले समय में जीरो पर आ जाएगा। जिसके पास 14,000 करोड़ का लोन था उसको घटा के अब 4,000 करोड़ का लोन है, तो उसमें मैं काफी सफलता प्राप्त की है। और मैं समझता हूं आज जो 1500 करोड़ का लोन की मंजूरी कैबिनेट ने दी है, तो मैं समझता हूं आने वाले टाइम में जो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो आने वाले टाइम में लोन जो है वो जीरो पे आ जाएगा। वो 14,000 का 14,000 हम जीरो पे ले आएंगे। तो ये आज सरकार ने निर्णय लिया है। हरियाणा सरकार ने हिसार महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक 2024 के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। प्रदेश में अब हिसार भी विकास प्राधिकरण की श्रेणी में शामिल होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हिसार में समुचित विकास सुनिश्चित करने के लिए हिसार महानगर प्राधिकरण के गठन करने का निर्णय लिया गया है। इससे हिसार मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र का निरंतर और संतुलित विकास सुनिश्चित होगा। हिसार प्रदेश का 5वां विकास प्राधिकरण होगा। इससे पहले गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकुला में ये प्राधिकरण बन चुके हैं। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने आज हिसार में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि आगामी दिनों में हिसार के विकास कार्यों के बजट की मंजूरी चंडीगढ़ से नहीं बल्कि हिसार से ही मिला करेगी। कमल गुप्ता ने कहा कि HMDA बनने से हिसार के विकास में तेजी आएगी। हिसार को गुरुग्राम की तर्ज पर, फरीदाबाद की तर्ज पर, सोनीपत की तर्ज पर, पंचकुला की तर्ज पर जो मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम था वो हिसार को भी कैबिनेट ने पास कर दिया कि अब हिसार भी हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपिंग अथॉरिटी, जैसे वो GMDA, FMDA, SMDA, PMDA, ऐसे ये हिसार की HMDA के नाम से जानी जाएगी। कि अब हम यहाँ की लोकल, जैसे हिसार नगर निगम की जो बजट है वो हिसार के पार्षद और वो सब मिलकर करते थे, लोकल लेवल पर लोकल गवर्नमेंट थी। तो ऐसे हिसार की डेवलपमेंट के लिए ये जो विकास प्राधिकरण है ये एक लोकल गवर्नमेंट का काम करेगा, बड़ा काम करेगा। उसके किसी भी बजट को पास करवाने के लिए हमें उसको चंडीगढ़ भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए गुरुग्राम लोकसभा के पार्टी ऑफिस का उद्घाटन जिला गुरुग्राम बीजेपी गुरुकमल दफ्तर में किया गया। इस मौके पर लोकसभा कलेक्टर प्रभारी बनाए गए मनीष ग्रोवर, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, पूर्व कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा और अजय गौड़ मौजूद रहे। कल प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पर पार्टी ने अपने लोकसभा चुनाव के ऑफिस खोले हैं। इसी कड़ी में गुरुग्राम जिला ऑफिस गुरुकमल में खोला गया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता पूरी तरह से चुनाव की तैयारी में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा के राज्य में जितने विकास कार्य हुए हैं वे बहुत ही तेजी से और बड़े स्तर पर किए गए हैं। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी शायद ये 2025 तक संभव नहीं। ये बात भी दुरुस्त है क्योंकि कोविड बीच में आ गया, तो 2025 तक तो हम 5 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी नहीं बन पाएंगे। लेकिन उससे 2 साल पीछे 2028 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना संभावित है। और इसी चीज़ के लिए, इसी रफ्तार के लिए मैं समझता हूँ कि सारा देश आज भी भारतीय जनता पार्टी के पीछे और नरेंद्र भाई मोदी के पीछे लग रहा है, जुट रहा है। हरियाणा की 10 सीट हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लोग देंगे और आने वाले समय के 5 साल और मिलेंगे। रामविलास शर्मा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दफ्तर का उद्घाटन होने के बाद विधिवत तौर पर चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। तरफ की सीमाएं सुरक्षित हैं,
आज हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति है, जीडीपी बढ़ा है, गरीब कल्याण हुआ है, चारों तरफ एक धूम सी मची हुई है। और ये आने वाला जो समय है, 90 विधानसभा में हमने 82 विधानसभाओं के पन्ना प्रमुख सम्मेलन कर दिए। एंड यू पीपल ऑल नो दैट बीजेपी इज ए पार्टी विद डिफरेंस। जातीय गणना कर रहे थे बिहार में, नीतीश हुए हमारे हैं, अब बाकी भी कई बेचारे पंक्ति में। प्रदेश भाजपा प्रभारी विप्लव कुमार देव ने कल फरीदाबाद जिला भाजपा कार्यालय में लोकसभा चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, प्रदेश उपाध्यक्ष विपुल गोयल सहित भाजपा के सभी विधायक भी मौजूद रहे। इस दौरान विप्लव देव ने कहा कि पार्टी हाईकमान ने मुझे हरियाणा प्रदेश का निर्वाचन प्रभारी बनाते हुए जो कार्य सौंपा है वह सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि हरियाणा प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को विश्वास है कि विप्लव देव और हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर 10 की 10 लोकसभा सीट जीतकर दे सकते हैं और हम उनके विश्वास पर खरा उतरेंगे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि जीत के लिए सोच जरूरी है। स्वाभाविक तौर पे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के शक्ति को दिखाता है। ये मैंने जो कहा भाषण में भी, जो इतिहास है हिस्टोरिकल है। मैंने भी कभी सोचा नहीं जो इलेक्शंस के इतने दिन पहले इस तरीके से चुनाव कार्यालय और उसका उद्घाटन कर दिया जाए। मुझे तो नहीं लगता, मैंने अपने जीवन काल में किसी पार्टी का अब तक सुना नहीं। ये सब जो भी कुछ होता है मोदी जी के अपने स्वभाव और अपने चिंतन से होता है और माननीय नड्डा जी इसको कार्यान्वयन करते हैं और हम लोग उस दिशा में काम करते हैं। मोदी की गारंटी पर पूरे देश को विश्वास है और गारंटी को पूरा करने की गारंटी अगर कोई कर सकता है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। जीत के लिए सोच बहुत जरूरी है। मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। आज कांग्रेसियों ने चुनाव से पहले मान लिया है कि उनकी हार हो गई है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ठान लिया है कि जीत हमारी है। हिसार भाजपा के लोकसभा प्रभारी सुभाष बराला ने कल शाम हिसार में भाजपा कार्यालय में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने देश को विकासशील से विकसित देशों की श्रेणी में ले जाकर खड़ा किया है। प्रधानमंत्री ने महिला, किसान, कर्मचारी, मजदूर सहित हर वर्ग के हित में काम करते हुए देश का आधारभूत ढांचा मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाते हुए सनातन संस्कृति को मजबूत किया है। सरकार ने गरीब के लिए, युवा के लिए, महिला के लिए, किसान वर्ग के लिए जो कल्याण के काम किए, देश को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लेकर के जाकर के खड़ा करना, इस प्रकार की योजना के साथ हमारी पार्टी और सरकारें काम कर रही है। और दूसरी तरफ इस देश का सोया हुआ स्वाभिमान, सोया हुआ गौरव किस प्रकार से जगाया जाए। सनातन जो इस देश की आत्मा है, कैसे उसके आलोक में प्रत्येक भारतीय भारतीयता पे गर्व करे, इस बात को लेकर के आगे बढ़ा जा रहा है। इस प्रकार का उत्साह और उल्लास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी 9 लोकसभा क्षेत्रों की तरह हिसार लोकसभा क्षेत्र भी भारतीय जनता पार्टी जिस भी कार्यकर्ता के हाथ में कमल का निशान होगा उसको जिता करके भेजेगी। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने कल रोहतक में पार्टी के लोकसभा चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया।
इस मौके पर रोहतक लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा भी मौजूद रहे। समारोह के दौरान अपने संबोधन में धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की नीतियों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीयों का दुनिया भर में सम्मान है। भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को 5वें स्थान पर पहुंचाया और जल्द ही ये 3रे स्थान पर होगी। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव के बाद तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होंगे। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कल रोहतक में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में चुनाव के मद्देनजर रणनीति बनाई गई और कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश भी दिए गए। इस अवसर पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने को कहा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि क्षेत्र के लोगों ने उन्हें सत्ता में भी देखा है और विपक्ष में भी देखा है। उन्होंने कहा कि वे क्षेत्र की सेवा के लिए ईमानदारी से कोशिश करते रहेंगे। मैंने इस इलाके के लिए अपना सब कुछ घर बार छोड़कर इस इलाके को विकास के मामले में आगे लेके जाने के लिए दिन रात ईमानदारी से तपस्या करी। मेरा ये कसूर है। मैंने ईमानदारी से कोई वर्ग, किसी वर्ग के साथ कोई अन्याय हुआ, जब किसान के साथ हुआ, जब महिला खिलाड़ियों के साथ हुआ, चाहे मनरेगा के मजदूरों के साथ हुआ, हर वर्ग जिसके साथ अन्याय हुआ उसके साथ जाके मैं खड़ा हुआ और मैंने निर्भीकता से संसद से लेकर सड़क तक हर वर्ग की आवाज़ उठाई। क्या मेरा ये कसूर है? मैं पूछना चाहता हूँ इस इलाके में कि लोग, मुझे विश्वास है हमारे जो इलाके का लोग है कि जो लोग हैं छत्तीस बिरादरी के लोग मुझे पहचानते हैं और भाजपा भगवान राम का नाम लेती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम इसीलिए कहा गया क्योंकि वो हमेशा न्याय करते थे। मैं मानता हूं कि जनता रूपी राम मेरे लिए, मेरे जनता ही मेरे राम है, जिनके लिए मैंने तपस्या करी है, जिनकी मैंने सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। विकसित भारत अभियान कार्यक्रम के तहत आज जिला सचिवालय के सभागार में कुष्ठ रोग के बारे में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरियाणा प्रदेश को कुष्ठ रोग से मुक्त करने के लिए शपथ दिलाई गई, जिसमें सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान जिला के 50 पंजीकृत टीबी के मरीजों को जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी उपमा अरोड़ा ने पोषाहार दिया। जिला कुष्ठ अधिकारी डॉक्टर संजय शर्मा ने बताया कि कुष्ठ रोग ऐसा क्रोनिक संक्रमण है जो आमतौर पर माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे या माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रीमेटोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है, जिससे त्वचा, आंखें और नाक और गले की म्यूकस झिल्ली को नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि कुष्ठ रोग का इलाज संभव है। कि हमें कुष्ठ रोग के बीमारी से जो मरीज हैं उनसे भेदभाव नहीं करना चाहिए, उनसे डरना नहीं चाहिए। मैं आपको बता दूं, अगर एक गोली कुष्ठ रोग का मरीज खा लेता है तो उसका फैलने की क्षमता खत्म हो जाती है एक गोली खाने से। अगर वो गोली नहीं खाता है तो वो धीरे धीरे पनपती रहती है और सोसाइटी में वो फैलता जरूर है। अब हो सकता है कि कोई आपको समाज में आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार द्वारा गरीब पात्र परिवारों के लिए चलाई गई ऐसी योजना है जो जिले के लोगों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है, खासकर उन गरीब परिवारों के लिए जो पैसों के अभाव में महंगे इलाज नहीं करवा पाते हैं। इस योजना के तहत जिन लाभार्थियों ने अपने कार्ड बनवाए हुए हैं वह कोई भी बीमारी या अन्य दुर्घटना से इस योजना का भरपूर लाभ उठा रहे हैं और फ्री में इलाज करवा रहे हैं। आयुष्मान योजना के तहत इलाज कर रहे डॉक्टर अंजनी अग्रवाल और डॉक्टर वाईके चौधरी का कहना है कि आयुष्मान भारत योजना भारत के प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई बहुत बड़ी लाभकारी योजना है, जिसमें काफ़ी लाभार्थी इसका लाभ ले चुके हैं। वहीं योजना के लाभार्थियों ने बताया कि ये बहुत अच्छी योजना है। इस योजना के तहत मुफ्त में इलाज तो होता ही है, साथ में उनकी अच्छी देखभाल भी की जाती है। उनका कहना है कि सभी को इस योजना का लाभ लेना चाहिए।
पंचकुला के स्वास्थ्य विभाग ने टीबी मुक्त भारत के तहत जिला की कुल 137 में से 25 ग्राम पंचायतों का चयन किया है। चयनित ग्राम पंचायतों को आगामी 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस पर जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। पंचकुला में उप सिविल सर्जन एवं नोडल अधिकारी टीबी डॉक्टर मोनिका कौड़ा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। पंचकुला जिले की ठाणे की शेर पंचायत प्रदेश की प्रथम पंचायत जो टीबी मुक्त घोषित की गई थी। वर्तमान में जिले की 137 ग्राम पंचायतों में से स्वास्थ्य विभाग ने 25 गांवों को टीबी मुक्त ग्राम पंचायत की श्रेणी में रखा गया है। उन्होंने बताया कि ब्लॉक कालका की 5 और रायपुर रानी की 20 पंचायतों को टीबी मुक्त पंचायत घोषित किया गया है। जल्दी ही पूरे पंचकुला को टीबी मुक्त किया जाएगा। डॉक्टर मोनिका ने बताया कि जल्द ही जिले के 1,36,000 लोगों को जो व्यसक हैं उनका बीसीजी टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति पिछले 5 साल से टीबी से ग्रसित हैं या जो लोग टीबी के मरीज के साथ रहते हैं उनका भी बीसीजी टीकाकरण होगा। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति बहुत अधिक सिगरेट या शराब का सेवन करते हैं और जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है उनका भी टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि टीबी रोगियों को डॉट्स की दवाएं निःशुल्क मुहैया कराई जा रही हैं और ये दवाएं बहुत स्ट्रांग होती हैं जिसके लिए संतुलित व पौष्टिक खुराक बहुत ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि पंचकुला जिले में कुल 865 लोग टीबी की बीमारी से ग्रस्त हैं। उन्होंने लोगों से प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने में सहयोग की अपील की। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।